ओके, सो हम एनेस्थेटिक मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। इसमें सबसे पहले वी विल सी के जो हमारा पेशेंट है, प्री एनेस्थेटिक एवेल्यूएशन, वो उसमें व्हाट वी नीड टू लुक फॉर। हमारा जो मोस्टली प्लान होगा, हमारी जो प्री एनेस्थेटिक प्लानिंग है उसमें यह होगा कि हमारी जो जनरल एनेस्थीसिया विद ईटीटी है, दिस इज़ गोइंग टू बी नेसेसरी फॉर ऑलमोस्ट ऑल एसोफेजियल सर्जरीज। तो ये हमारा अल्टीमेट प्लान जो है वो जनरल एनेस्थीसिया विद एंडोट्रेकियल ट्यूब होगा, जनरल एंडोट्रेकियल एनेस्थीसिया। और जो हमारा इसमें इसमें जो इनहेल्ड वर्सेस टीवा, इसमें कोई एज सच हमें दोनों में बहुत ज़्यादा एनेस्थेटिक टेक्निक जो भी आप एम्प्लॉय करते हो उसमें बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है ऑन आउटकम। तो यू कैन यूज़ एनी ऑफ दीज, बट आई वुड से इनहेलेशनल में आपका जो कंट्रोल है वो बेटर होता है, और आपका एनेस्थेटिक कंट्रोल टाइट्रेटेबिलिटी की आपके पास इजी ऑप्शन होती है। तो ये दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड, मोर फिजिबल फॉर यू। ओके, सो जो भी पेशेंट आप जिनकी सोवेजेक्टमी कर रहे होते हो, उनका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि उनको एस्पिरेशन का रिस्क होता है, बिकॉज आपके गैस्ट्रिक जो प्रेशर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं, इंट्रागैस्ट्रिक या लोअर एंड ऑफ एसोफेगस या जहाँ भी ट्यूमर है या व्हाटएवर। इसको मिटिगेट करने के लिए आप प्रोकाइनेटिक एजेंट्स भी देते हो, और उसके लिए आप इंडक्शन से 10 मिनट्स पहले सोडियम सिट्रेट भी देते हो, ताकि आपका जो कंटेंट है नॉन पर्टिकुलेट आप जो एंटासिड है ये है सोडियम सिट्रेट, ताकि जो एसिड कंटेंट है उसका वो कम हो जाए, उसकी पीएच ज़्यादा हो जाए। राइट। सेकेंडली, जो आपके जिनकी होनी है एसोफेजेक्टमीज, उनका जो आपने एयरवे है वो आपने एग्जामिन करना होता है, और यू हैव टू मेक श्योर कि आपके पास डिफ़िकल्ट एयरवे के सारे इंस्ट्रूमेंटेशन अवेलेबल हो, बिकॉज ये जो ट्यूमर है दिस कुड बी कंप्रेसिंग ऑन अपॉन द ट्रेकिया और लेरिंजियल स्ट्रक्चर्स। तो इसलिए डिफ़िकल्ट एयरवे ऑलवेज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। आपने डिटर्मिन करना है कि कौन सी टाइप ऑफ एसोफेजेक्टमी होनी है, और क्या उसके लिए वन लंग वेंटिलेशन होगी कि नहीं, बिकॉज उसके लिए आपको वन लंग सिंगल डबल ल्यूमेन ट्यूब्स या फिर ब्रोंकियल ब्लॉकर्स जो भी है वो यूज़ हो सकते हैं। अगर आप डबल ल्यूमेन ट्यूब यूज़ करें तो मोस्टली आप लेफ़्ट साइडेड यूज़ करेंगे, बिकॉज राइट लंग विल बी द ऑपरेटेड लंग। जब थर्कोटमी या थर्कोस्कोपी होगी तो जो थर्कोस्कोपी वाला पार्ट होगा, लिम्ब होगा ऑफ द प्रोसीजर, उस टाइम आपको वन लंग चाहिए होगा। मोस्टली यूजुअली ये होता है कि पहले थोरेसिक पोर्शन, अगर दोनों एब्डोमिनल और थोरेसिक दोनों अप्रोचेस करनी है तो पहले थोरेसिक अप्रोच की जाती है, एब्डोमिनल बाद में। ज़रूरी नहीं है लेकिन मोस्टली यही होता है 90% ऑफ द टाइम। तो पहले आप वन लंग वेंटिलेशन करते हैं, उसके बाद आप जब थोरेसिक पोर्शन कंप्लीट हो जाता है फिर आप इंस्टीट्यूट कर देते हो टू लंग वेंटिलेशन एब्डोमिनल पोर्शन के लिए। ओके, सो ब्रोंकियल ब्लॉकर, या आप इवन ट्यूब को मेन स्टेम में डाल सकते हो, सिंगल ल्यूमन ट्यूब को भी, और उसके बाद आप बाद में विड्रॉ कर लो जब थोरेसिक पोर्शन हो जाए कंप्लीट। सो ये कुछ आप यूज़ कर सकते हो। आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन सी अप्रोच होगी और उसका टाइप ऑफ आप उसमें आपका जो एयरवे इंस्ट्रूमेंटेशन उसमें क्या होगा। बहुत इन पेशेंट्स की बहुत सारी कोमॉर्बिड्स होती हैं, क्योंकि इसोफेजियल ट्यूमर का रिस्क स्मोकिंग होती है, ठीक है, और स्मोकिंग की वजह से सीओपीडी भी होती है। अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, अगेन अ रिस्क फॉर इसोफेजियल ट्यूमर, और उससे लिवर डिजीज़ भी हो सकती हैं। तो सीओपीडी और लिवर, सॉरी लंग्स और लिवर, ये दो चीज़ें आप नो ऑर्गन्स को बहुत आपने बगौर देखना है। ऑल्सो जो आयरन इन लोगों को, क्योंकि इनकी इनकी जो है वो इनटेक पुअर होती है ड्यू टू द ट्यूमर, तो इनको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा इनको कैंसर की वजह से प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट होती है। इस चीज़ को आपने ज़रूर कंसिडरेशन में रखना है। और इन पेशेंट्स को पोस्ट ऑपरेटिव पेन भी बहुत ज़्यादा होगा, डिपेंडिंग ऑन कि उनकी थोरेकोस्कोपी होने या थोरकॉटमी होने, थोरकॉटमी और लेप्रोटमी में बहुत ज़्यादा होगा। तो पोस्ट ऑप पेन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली बिकॉज के आपका वो पेशेंट की कंफर्ट के लिए, बल्कि उसकी वजह से आपकी रेस्पिरेटरी फंक्शन के ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा,
एनास्टोमोसिस के मसलों से पेशेंट बच सकेगा, क्योंकि इसमें कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस का बहुत रिस्क होता है इस एसोफेजेक्टमीज में। तो जो पेन का एनाल्जेसिया, गुड एनाल्जी, पोस्ट ऑफ एनाल्जेसिया विल प्रोटेक्ट अगेंस्ट कार्डियोपल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस एज वेल एज एनास्टोमोसिस लीकेज, वो जो कि बड़ा फीड कॉम्प्लिकेशन होती है इसमें। और उसके लिए मैं बता चुका हूँ पहले भी कि थोरेसिक एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, रेक्टस स्पाइनी प्लेन ब्लॉक, पेरावर्टेब्रल ब्लॉक्स, एज वेल एज सप्लीमेंटल ओपियाइड जो कि आप पीसीए के थ्रू भी दे सकते हो। ये सारी चीज़ें आप एम्प्लॉय कर सकते हो। ओके, अप्रोचेस के बारे में हम बात कर चुके हुए हैं कि वो क्या हो सकती हैं। न्यूरोएक्सियल एनेस्थीसिया आप यूजुअली ये पहले डाल लेते हो और उसको आप ड्यूरिंग प्रोसीजर भी एम्प्लॉय कर सकते हो, बट यूजुअली पोस्ट ऑपरेटिवली आप इसको यूज़ करते हो। प्लेसमेंट के बारे में मैं बता चुका हूँ कि थोरैकोटमी के लिए T5 से T6 आपकी कॉन्ग्रुएंट साइट होती है, नीचे एब्डोमिनल पोर्शन के लिए T7 से T8 होती है, और मॉनिटरिंग के बारे में हमने बात करनी थी। तो आपने जो मॉनिटरिंग करनी है इसमें आपके पास स्टैंडर्ड ASA मॉनिटर्स होने चाहिए, जो कि सबसे पहले मैंडेटरी है, ठीक है। और जो ASA मॉनिटरिंग होती है, आई थिंक वो स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 आपको ऑलरेडी पता है, जिसमें आपके पास ऑक्सीजनेशन के लिए पल्स ऑक्स होता है। उसमें आपके पास ऑक्सीजन एनालाइज़र होना चाहिए, जो कि आपकी एनेस्थेटिक मशीन का कंपोनेंट है। वेंटिलेशन के लिए आप कैप्नोग्राफी लोगे, सर्कुलेशन के लिए आप ECG लेंगे, आर्टीरियल इंट्रा आर्टीरियल ब्लड प्रेशर लेना है, इसमें लाजमी इंट्रा आर्टीरियल ब्लड प्रेशर लेना है, ठीक है। तो ना सिर्फ ECG और नॉन इन्वेसिव कफ हुआ, बस साथ इंट्रा आर्टीरियल भी। उसके अलावा आपके पास टेम्परेचर होगा, ठीक है। सर्कुलेशन के लिए आप सेंट्रल वेनस कैथेटर भी यूज़ करेंगे। आपको वेसोप्रेसर्स की भी या आइनोट्रोप्स की ज़रूरत भी पड़ सकती है। आपको फ्लूइड मैनेजमेंट के लिए इवन तो CVC सेंट्रल वेनस प्रेशर्स इतनी ज़्यादा फ्लूइड रिस्पॉन्सिवनेस के लिए पूर इंडिकेटर है, बट स्टिल सेंट्रल वेनस कैथेटर में आपको यूज़ से आपको और भी बहुत एडवांटेजेस मिल जाते हैं, और 2 लार्ज पेरिफेरल IV लाइन्स होंगी। तो ये आपके बेयर मिनिमम मॉनिटरिंग है जो आपने करनी है इन प्रोसीजर के लिए। जब आप ECG की बात करते हैं तो EKG में आपकी लीड 2 और V5 दोनों मॉनिटर होनी चाहिए। अगेन वही जो आपको जिस तरह कार्डियक सर्जरी में होती है उस तरह। जो आपकी इंडक्शन होगी वो RSI होगा इन मोस्ट केसेस, क्योंकि इनको एस्पिरेशन का रिस्क होता है। और 1 लंग वेंटिलेशन की बात हम कर चुके हुए हैं। आपकी मैं इंट्रावीनस वर्सेस इनहेलेशनल के बारे में बात कर चुका हूँ कि नो इफ़ेक्ट्स हैं कि आप कौन सी यूज़ करते हो। मसल रिलैक्सेंट आपने यूज़ करना है। न्यूरोएक्सियल के बारे में हम बात कर चुके हैं कि आप बीच में भी एक्टिवेट कर सकते हो, मोस्टली बाद में करते हो। अब हाइपोटेंशन को कैसे ट्रीट करना है? हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए आपने इनिशियली हमेशा फ्लूइड्स की तरफ जाना है, और फिर आपने वेज़ोप्रेसर से पहले सर्जन के साथ लाइस करना है, बिकॉज़ इसका जो एक फियर्ड वेज़ोप्रेसर का रोल है वो ये है कि वो एनास्टोमोसिस की डिहीजेंस कॉज कर सकता है। प्रेफर्ड नॉरेपी है। तो और बाय द वे हाइपोटेंशन किस वजह से मोस्टली होती है कि जो इंफीरियर वेना केवा है एसोफेजेक्टमी के दौरान उसकी IVC की कंप्रेशन की वजह से। और ना सिर्फ IVC की कंप्रेशन हो सकती है, बट इसके अलावा आपकी जो मीडियास्टिनल ग्रेट वेसल्स हैं उनके ऊपर भी कंप्रेशन आ सकती है, जिसकी वजह से ये हो सकता है। जो आपकी इमर्जेंस और एक्सटुबेशन है उसमें आपका अर्ली एक्सटुबेशन को आप प्रेफर करते हो, जो कि ऑन टेबल एक्सटुबेशन है, इसको आप प्रेफर करोगे अगर ये हो सके। क्योंकि अगर ये नहीं होती फिर पेशेंट को आपको प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन इन दी इंटेंसिव केयर रखना पड़ेगा। आपने जो चीज़ मैं बताना भूल गया प्री ऑप से शुरू करनी थी, वो ये था कि आपने एनहेंस रिकवरी आफ्टर सर्जरी के प्रोटोकॉल्स को लाजमी 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 इसमें एक्टिवेट कर लेना है। ये वन ऑफ द सर्जरीज जो कि a great deal, it benefits a great deal by the implementation of ERAS। जितनी भी आपकी ऐसी सर्जरीज हैं जिनमें पेन बहुत ज़्यादा है, मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी बहुत है, उनमें मैक्सिमम बेनिफिट होता है ERAS का।
जो पेरी ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा कॉमन है इसमें, उसमें आपका मैं बता चुका एरिथमियाज, और उसमें से सबसे ज़्यादा एट्रियल फिब्रिलेशन, हाइपोटेंशन, अगेन बात हो चुकी है, बार बार हो रही है, और न्यूमोथोरैक्स। सो जो ट्रांस डायफ्रेगमेटिक इंसीजन होता है ना, जो भी जैसे स्पेशली ट्रांसहाइटल अप्रोच से जब आप इसको अप्रोच कर रहे हो, बट इवन विथ थ्रोकोस्कोपी या थ्रोकोटमी, थ्रोकोस्कोपी में तो ये कॉमन में तो ये एक फिजियोलॉजिकल चीज़ है, लेकिन ट्रांसहाइटल में ये फिजियोलॉजिकल चीज़ नहीं है कि आप पेराइटल प्लूरा को डिसरप्ट करो। तो अगर आपका पेराइटल प्लूरा जो है वो डिसरप्ट हो जाता है, तो उससे न्यूमोथोरैक्स और पेराइटल नहीं, सॉरी दोनों लेयर्स प्लूरा की अगर वॉयलेट हो जाती हैं तो आराम से आपस में जुड़ी हुई हैं ना ऑब्वियसली। तो अगर आपके प्लूरल रेल्स जो हैं वो विजरल प्लूरा वॉयलेट हो जाता है, तो इन दैट केस न्यूमोथोरैक्स हो जाएगा। तो जो न्यूमोथोरैक्स है उसको लाजमी डिफरेंशियल में रखना है। अगर किसी भी वजह से आपको रेज्ड आपको पीक प्रेशर ज़्यादा विद प्लेटू प्रेशर ज़्यादा मिलते हैं और आपको हीमोडायनामिक्स ख़राब हो रही है, तो न्यूमो और टेंशन न्यूमो को आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है, और यो आपने अर्ली चेस्ट ट्यूब को डलवाना है इसमें। पोस्ट ऑपरेटिवली पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं इसमें, और आपने इसमें जो है वो पल्मोनरी टॉयलेट का पोस्ट ऑप बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। एनहांस रिकवरी प्रोटोकॉल के बारे में बात कर चुका हूँ, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री एंड एवरीथिंग। पोस्ट ऑपरेटिव अच्छा पेन कंट्रोल, लंग एक्सपेंशन मैन्यूवर, ये सारे हैं इसमें आपके जो हैं ये स्पायरोमेट्री भी आ जाती है इसमें, आपकी चेस्ट फिजियो आ जाती है। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इसमें आप पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन पोस्ट ऑप नॉन इन्वेसिव पॉजिटिव प्रेशर जो है वो आप नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इस पॉइंट को आपने बहुत इम्पॉर्टेंटली याद रखना है कि अगर आप नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन अप्लाई पाइपैप या सी पैप करते हो तो उससे एनास्टोमोसिस के डिसेंस का बहुत रिस्क होता है। यू डोंट डू इट। तो आपके पास क्या आप कर सकते हो, अगर पोस्ट ऑफ नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन करनी है तो आप हाई फ्लो नेज़ल कैनुला के थ्रू ऑक्सीजन दे सकते हो। ये एक चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हो अगर आपने पेशेंट की ऑक्सीजनेशन इम्प्रूव करनी है। यू कैन नॉट यूज़ सी पैप और बाई पैप हियर, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है एसोफेजेक्टमी के बाद। और क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं इसके अलावा? रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की इंजरी हो सकती है, उसकी आपको पता है अगर होगी तो क्या होगा, हॉर्सनेस, डिस्निया वगैरह वगैरह। वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस भी हो सकता है, इसी वजह से ही हो रहा है, राइट। और अगर खुदा ना खास्ता तो फिर चलो एनास्टोमोसिस की डिसेंस हो जाए तो फिर रीऑपरेट करना होता है, रीओपनिंग होती है। सो रिमेंबर इट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लिकेशन, राइट। और बाय द वे इन सब सर्जरीज़ में नेरोगैस्ट्रिक ट्यूब को डाला जाता है और उसको एंड पे जहाँ पे है वो टाई कर दिया जाता है विद द फ्यूचर। तो ये याद रखना इसमें, उसी तरह जिस तरह आप लेबर में भी देखते हो इसमें भी एनजी ट्यूब इसी तरह डाली जाती है। सो दैट्स इट। ये है अबाउट द इसोफेजियल। मैं देख लेता हूँ कि कोई चीज़ मैंने मिस तो नहीं कराई। नहीं, यही चीज़ें हैं सारी। Yes, that's it.